हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉब्लम्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस की। ठीक है, तो हम इस तरह की प्रॉब्लम ले रहे हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के बारे में और धीरे धीरे क्लियर होता जाए, पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, उसी कंटिन्यूशन में अब आपके सामने एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं। A parallel plate air capacitor has capacity C, distance of separation between plate is d, and potential difference V is applied between the plates. Force of attraction between the plates of parallel plate air capacitor is. ये कोई कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस सी है और इसके प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बी है। ठीक है, तो ये प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स डालेंगी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे प्लस चार्ज होता है, यहाँ पे माइनस चार्ज होता है, और ये अर्थेंड होती है तो प्लस इसका इधर चला जाता है, तो ये एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन का फोर्स डालती हैं। ठीक, तो ये फोर्स कैलकुलेट करना है कितना होगा। ठीक, सी वी के टर्म में तो एफ इज इक्वल टू क्या होता, ई इंटू क्यू। ठीक, तो इससे एफ निकलेगा। तो ई कैसे निकलेगी, इससे एक प्लेट की ई कितनी होती है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी 2 एप्सिलॉन नॉट ये होती है। ठीक है, इसकी वजह से जो चार्ज प्लेट होती है उसकी वजह से ई इतनी होती। तो ई के संग में क्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू क्या होगा, सी इंटू वी होगा। ठीक, तो यहां पर एफ इज इक्वल टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट क्यू की वैल्यू सी इंटू वी। ठीक, तो ये एफ की वैल्यू आई। अब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्यू अपॉन ए। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे क्यू 2 एप्सिलॉन ए सी वी। ठीक, और इसकी वी सी की वैल्यू कितनी होती है यहाँ से, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी यही होती है। तो इसकी सी की जगह रख, ये हमें सी और वी के टर्म में चाहिए आंसर। किसके टर्म में चाहिए, सी और वी के टर्म में चाहिए आंसर। ठीक, तो इसकी वैल्यू रख देंगे सी के टर्म में। सी इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन ए इंटू डी। ठीक, तो ये एप्सिलॉन ए की जगह क्या हो जाएगा, सी इंटू डी। ठीक है, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट ए इज इक्वल टू सी इंटू डी। तो क्यू अपॉन 2 सी इंटू डी और सी इंटू वी। ठीक, तो सी से सी कैंसिल, क्यू की जगह सी वी रखेंगे हम, और ये वी है ही, और 2 डी, तो ये हो जाएगा सी वी स्क्वायर अपॉन 2 डी एफ की वैल्यू। ठीक, A, B, and C are 3 points in uniform electric field. The electric potential is. ये क्वेश्चन इस तरह का दिया होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, पैरेलल है, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे कोई पॉइंट है बी यहाँ पे कोई पॉइंट है सी, और यहाँ पे कोई पॉइंट है डी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, बताना है कि कहाँ पर ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में, जैसे हम मान लो, इधर
ये है V1, ये है V2, ये है V3, ये है V4। तो V4 सबसे ज्यादा होता, V4 इज मोर देन V3 इज मोर देन V2 इज मोर देन V1। मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस में चले जाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू घटती जाएगी। तो सबसे कम होगी डी की, सबसे ज्यादा होगी वी की, यानी बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। ठीक। Two thin dielectric slabs of dielectric constants K1 and K2, where K1 is less than K2, are inserted between plates of a parallel plate capacitor as shown in the figure. The variation of electric field E between plates with the distance D as measured from plate P is correctly shown by. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, इसके बीच में ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा हुआ है। ठीक। तो सी और ये डिस्टेंस जो है इसकी, सी और इसके बीच में ग्राफ निकालना है। ये सी है और ये डिस्टेंस इसकी सपोज करें ये एक्स है। ठीक है, इसके बीच में ये ग्राफ निकालना है। तो हमें पता है कि यहाँ पे एयर है, तो एयर के लिए क्या होती सी एप्सिलॉन ए अपॉन डी। ठीक है, और ये तीनों एक सी हैं, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस बराबर है। ठीक है, तो ये डी मान लो, ये भी डी मान लो, ये भी डी मान लो। और इसके लिए क्या होगा, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए इस तरह का है। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या होगा, ये भी एप्सिलॉन ए डी होगी। और इसके लिए फिर तीसरे वाले के लिए क्या होगी, इसके लिए जहाँ पे सब्सटेंस भरा है उसमें के का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक जहाँ सब्सटेंस भरा हुआ है, जहाँ ना है नहीं भरा हुआ है, वहाँ केवल एप्सिलॉन ए इंटू डी होगा। तो अब क्या होगा, जब हम इसमें ग्राफ प्लॉट करेंगे, बता दें कंफ्यूजन दूर हो। तो हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे इसमें, ठीक, तो इसकी वैल्यू जो आएगी, सॉरी इसमें ई की वैल्यू फाइंड करना, सी की वैल्यू सी और ई के बीच में नहीं करना है, ई और एक्स इसके बीच में फाइंड करना है, ई और एक्स के बीच में। ठीक। तो ये क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। क्वेश्चन ये है कि ई और इसके बीच के डिस्टेंस के बीच में हमें वो फाइंड करना है। तो जैसे जैसे इधर को जाएंगे, मतलब एक्स डायरेक्शन में जाएंगे, तो इसमें ई में तो कुछ होता ही नहीं है। ई की वैल्यू क्या होती, कि किसके लिए, जबकि यहाँ भरा हुआ है इसके लिए ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो के। ठीक। और जब यहाँ नहीं भरा है तो इसकी वैल्यू होती है सिग्मा एप्सिलॉन जीरो केवल। ठीक। तो अब क्या होगा, इसकी वैल्यू जीरो वाले के लिए ई की वैल्यू कुछ कम ज्यादा होगी, और मीडियम वाले के लिए कुछ कम होगी, क्योंकि इसमें के का डिवाइड हो जाएगा, इसकी वैल्यू कुछ ज्यादा होगी ई जीरो की। तो अगर हम ये बनाएंगे एक्स और इसमें ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो देखो यहाँ पे जो होगी वही वो यहाँ पर भी उतनी होगी, वहां पर भी इतनी होगी। तो अगर यहाँ पे हम प्लॉट करें, तो ये सपोज करो ये है ई जीरो, जबकि यहाँ पे एयर है, तो इसकी थोड़ी सी ज्यादा होगी, फिर थोड़ी यहाँ पे कम होगी इतनी के लिए, फिर यहाँ पर ये ज्यादा होगी यानी इसको और इसकी बराबर होगी। ठीक। और फिर यहाँ ये नीचे इतनी हो जाएगी, इसके लिए मतलब के का डिवाइड हो गया तो इतनी कम हो जाएगी, और फिर इतनी हो जाएगी। तो ये ई और एक्स में ग्राफ प्लॉट हो जाएगा इस तरह से। ठीक। मतलब क्या है कि यहाँ पर जबकि ये एयर है बीच में, तो यहाँ पे नीचे के का डिवाइड नहीं हुआ, तो इसकी वैल्यू ज्यादा रही, इतनी रही। और जब इसमें के का डिवाइड हो गया तो इसकी वैल्यू इतनी रही। और फिर बाद में भी वही टाइप का डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा है, तो फिर भी उतनी रहेगी, लेकिन पहले वाले से कम रहेगी।
और एयर की यहाँ बराबर रहेगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा है उसकी यहाँ और यहाँ बराबर रहेगी। तो इस तरह का ग्राफ प्लॉट होगा ई और एक्स में। ठीक, ये कंडीशन कब है? जब K1 इज इक्वल टू K2 है। ठीक, अगर K2 इज मोर देन K1 है तब क्या होगा? ठीक, तो मतलब क्या है, ये हमने निकाली है K1 के लिए। ठीक, और K2 के लिए क्या हो जाएगी? K2 के लिए क्या हो जाएगी? K2 ज्यादा है K1 से, तो यानी K2 के लिए E की वैल्यू पहले वाली E की वैल्यू से और ज्यादा घट जाएगी, क्योंकि K का वैल्यू बढ़ गई, तो ये और नीचे आ जाएगा इस केस में। ठीक, क्लियर हुआ कि अगर K1 और K2 इक्वल है तो यहाँ ये वाली कंडीशन रहेगी। ठीक है, और अगर K2 मोर है K1 से तो ये वाली कंडीशन रहेगी। ठीक, A conducting sphere of radius r is given a charge q, the dielectric potential and electric field at the center of the sphere respectively are. ये कोई हॉलो स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर है, इसके अंदर E की वैल्यू, इसके सेंटर पे E की वैल्यू निकालना है और इसी के सेंटर पे V की वैल्यू निकालना। तो हॉलो स्फीयर के अंदर जो है सरफेस पर जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उतना ही उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर होता है, यानी हर पॉइंट पर होता। ठीक, मान लो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के Q अपॉन R है, तो इतने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके अंदर हर पॉइंट पर होगा। लेकिन अगर ये गोला है, और गोला का मतलब क्या है, ये है आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस है इसके चारों तरफ, तो इसके अंदर E की वैल्यू 0 होती है, यानी इसके अंदर E की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो ये हमेशा याद रखने की चीज है कि इसके अंदर V तो हर जगह एक सा रहेगा, लेकिन इसके अंदर E की वैल्यू 0 होगी। ठीक, A capacitor of 2 microfarad is charged as shown in the diagram. When the switch S is turned to position 2, percentage of its stored energy dissipated is. इस तरह के क्वेश्चन काफी आते हैं। एक ये सर्किट बना हुआ है, एक इसमें जो ईएमएफ के लिए सेल जुड़ा हुआ है, V इसका ईएमएफ है, और पहले ये स्विच 1 पोजीशन में रहता है और फिर इसको 2 पोजीशन पे कर देते हैं। तो 1 पोजीशन से जब 2 पोजीशन पे करते हैं तो उसका कितनी एनर्जी लॉस होगी, कितनी डेसिपेटेड होगी, ये निकालना है। कभी कभी इसमें परसेंटेज भी पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी उसमें रेशियो भी पूछा जाता है। क्वेश्चन कुल मिला के इसी टाइप का आता है। ठीक, कभी कभी सेम वो दिया रहता है कि इसकी भी जो है कैपेसिटेंस C है, इसकी भी कैपेसिटेंस C है, तो कितनी लॉस होगी। इस क्वेश्चन में 2 और 8 दी है, कभी कभी C/2 दी रहती है। मतलब कुल मिला के क्वेश्चन इसी तरह का आता है। तो क्या होगा, जब हम कोई भी, एक समझने वाली चीज ये है, ध्यान रखने वाली चीज ये है कि जब हम कोई कैपेसिटर को किसी ईएमएफ से जोड़ देते हैं, किसी सेल से कनेक्ट कर देते हैं, किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो उसका जो दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, और जब हम उसको सेल से हटा देते हैं तो वो जितना चार्ज हो गया वो चार्ज उस पर सेम रहता है। ठीक, फिर वो चार्ज नहीं चेंज होता है। ठीक, तो ये है कॉन्सेप्ट। मतलब अगर वो सेल से जुड़ा रहेगा तो V सेम रहेगा, और अगर वो सेल से हटा दिया जाएगा तो उसका Q सेम रहेगा। तो यहाँ पे Q निकाल लेंगे हम ये CV से, Q इज इक्वल टू C इंटू V। ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू V Q। ठीक, अब इसकी एनर्जी कितनी थी पहले? एनर्जी पहले थी 1/2 CV²। ठीक है, तो
2 इंटू 10 की पावर -6 वी स्क्वायर, यू थी ये U1। ठीक, अब U2 कितनी आ गई, U2 क्या हो गई, दोनों पे चार्ज कितना आ गया, U2 आएगी, फिर अब चार्ज सेम रहेगा 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, सी दोनों जुड़ के 10 हो जाएंगी, यानी दोनों की सेम हो जाएंगी, मतलब दोनों जुड़ जाएंगी ना, जब दोनों जुड़े हुए हैं तो क्यू कितना है, अब दोनों पे चार्ज इतना ही रहेगा। ठीक, तो दोनों पे चार्ज रहेगा 1/2 2 इंटू 10 की पावर -6 वी का होल स्क्वायर अपॉन सी कितनी है दोनों की 10 इंटू 10 की पावर -6। ठीक, तो ये हो जाएगा इधर 1/2 और रहेगा, ये 1/2 यहाँ पर। ठीक, तो 1/2 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -12 इंटू वी स्क्वायर अपॉन 10 इंटू 10 की पावर -6। ठीक, तो ये रहेगा आपका U2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0.4 इंटू 10 की पावर -6 वी स्क्वायर। ठीक, तो अब क्या निकालना है, एनर्जी डेसिपेटेड का परसेंटेज निकालना। ठीक, तो ये कैसे निकलेगा, U1 माइनस U2 अपॉन U1 इंटू 100। ठीक, तो ये 2 इंटू 10 की पावर -6 था, और ये 0.4 इंटू 10 की पावर -6 है। ठीक, तो 2 में से 0.4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1.6 वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया अपॉन में ये रहेगा 2। ठीक, इंटू 100, ये वाला 2। ठीक, तो ये आएगा 0.8 इंटू 100, यानी 80% आंसर आएगा इसका। ठीक, इसी तरह से सेम क्वेश्चन आ सकते हैं, इसकी सी कर सकते हैं, तो यहाँ 2C हो जाएगा, यहाँ C की जगह C बना रहेगा, C, तो मतलब वो उसमें आंसर 50% आएगा अगर इसमें हम दोनों C ले लें, इधर भी C मान लें, इधर भी C मान लें, और दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे इसी सारे मेथड से, तो उसमें आंसर 50% आएगा। ठीक, A parallel plate capacitor of area A, plate separation D and capacitance C is filled with 4 dielectric materials having dielectric constant K1, K2, K3 and K4 as shown in the figure below. If a single dielectric material is to be used to have the same capacitance C in this capacitor, then its dielectric constant K is given by. ये इस तरह का अरेंजमेंट बहुत आता है, तो इसमें भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका कि जब कोई कंडक्टर में इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड होके अलग अलग वो भरे होते हैं, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा होता, तो ये तीनों को हम किस तरह से मानते हैं, तीनों को हम पैरेलल मानते हैं, इस तरह से, जैसे ये है और इसमें इस तरह से भर दें। ठीक, तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये आपस में इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक, तो ये पैरेलल माना जाता है। ठीक, और अगर इसमें आधे आधे में भर दें, इसमें आधा भर दें, ये आधा भर दें, ये कोई आधा भर दें, और ये इसमें आधा भर दें, ये K1 है और ये K2 है, तो ये इस तरह से ये कंडीशन मानी जाती है, ये इस तरह से जुड़ी हुई कि ये
सीरीज में है। तो ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है, जो हमने बताया इससे, ये तीनों अलग अलग हम कैपेसिटर्स मानेंगे और जो तीनों आपस में पैरेलल हैं, और फिर इन तीनों का जो पैरेलल का वो आएगा कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट, वो इसके संग में सीरीज में होगा, जैसा कि हमने यहाँ बताया। ठीक, यानी K1 K2 K3 वाले जो कैपेसिटर्स हैं वो आपस में पैरेलल हैं, और उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो इसके संग में पैरेलल आएगा। ठीक, तो ये सीरीज में क्या होता, C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2, ठीक है, A/3, ठीक, K1 प्लस K2 प्लस K3, ये आ जाएगी इसकी C1 मान लें, इसकी C1 आ जाएगी ये। ठीक है, अब इसके संग में ये कैसा जुड़ा हुआ है, जो टोटल आई है, इसके संग में ये कैसा जुड़ा, इसके संग में ये सीरीज में जुड़ा है। ठीक, तो हमें अब क्या निकालना है, अगर इस सबको हटा देते हैं, इस पूरे सिस्टम को, एक ही डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर देते हैं जिसका कि K है, तो K और इनमें सब में रिलेशन क्या होगा, K1 K2 K3 K4 में, वो निकालना है हमें। ठीक, तो अब क्या है, 1/C इज इक्वल टू, ये C2 मान ले रहे हैं हम, इसकी C1 थी, तो 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक, तो ये हो जाएगा C1 के लिए D/2 एप्सिलॉन A ठीक, और K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 1/C2 की वैल्यू एप्सिलॉन, ये पूरा रहेगा क्योंकि ये पूरा है, K4 रहेगा, और D2 रहेगी, ऊपर चली जाएगी D/2। ठीक, एप्सिलॉन 0 K A/D, ये आ गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, इसको सॉल्व करना, तो (3D/2 एप्सिलॉन 0 A K1 K2 प्लस K3। ठीक, और D2 एप्सिलॉन A K4। ठीक, और D एप्सिलॉन नॉट K A। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, इसमें D और एप्सिलॉन A कॉमन ले लेंगे, 2 एप्सिलॉन A। ठीक है, तो इसको यहीं रखने देते हैं, उधर सॉल्व करते राइट हैंड साइड में, तो इसमें फॉर कॉमन लेंगे D/एप्सिलॉन नॉट A, और 2 भी ले लेंगे कॉमन। ठीक, तो यहाँ से आएगा 1/K1
प्लस K2 प्लस K3 और ये संग में 3 आएगा इसका, ठीक, और प्लस 1/K4 आएगा, ठीक। और यहाँ से लेंगे D एप्सिलॉन नॉट K A, ठीक। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/K इज इक्वल टू 3/2 K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 1/2 K4। अगर इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2/K 3/K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 1/K4, ये हो गया, ठीक। In a certain region of space with volume 0.2 meter cube, the electric potential is found to be 5 volt throughout. The magnitude of electric field in this region is. एक कोई ये स्पेस है, इसका जो V है वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब है और इस पर 5 वोल्ट का पोटेंशियल है हर जगह पे इसको पोटेंशियल है 5 वोल्ट का चार्ज है। तो इस पर E की वैल्यू क्या होगी? E की वैल्यू क्या होती? माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स होती है। जब हर जगह V सेम है तो डेल्टा V की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो E की वैल्यू 0 होगी, माने ये कि ये हॉलो स्फीयर की तरह काम करेगा, जिसपे अंदर पूरे इक्व पोटेंशियल रहता है, तो वहां पे अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाती है। The variation of electrostatic potential with radial distance r from the center of positively charged metallic thin shell of radius r is given by the graph. ये कोई हॉलो स्फीयर है, ठीक है। तो इसमें V और X के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। ये V है और ये X है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक R समझ लो, ठीक। यहाँ से यहाँ तक R है, ठीक। तो ग्राफ कैसा आएगा? जितना भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके सरफेस पे होता है उतना ही हॉलो स्फीयर के अंदर हर पॉइंट पे होता है। ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा? जितना कि इसके सरफेस पर होगा, ठीक। तो सरफेस मान लो ये है, ठीक है, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे जितना होगा यहाँ होगा तो इतना ही यहाँ पर होगा, यानी सीधी लाइन आएगी, ठीक। और फिर जब इस आर को क्रॉस कर जाते हैं अपन, तो फिर क्या होता? V इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता 1/r के। तो फिर आएगी कंडीशन इस तरह की, देखो जी। A parallel plate capacitor having cross-sectional area A and separation D has air in between the plates. Now an insulating slab of same area but thickness D/2 is inserted between the plates as shown in the figure, having dielectric constant K is equals to 4. The ratio of new capacitance to its original capacitance will be. क्वेश्चन ये है कि पहले इसके बीच में कुछ नहीं था, केवल एयर थी, तो उसकी जो कैपेसिटेंस थी वो C0 थी मान ली हमने, और अब इसकी आधे मार्ग में K4 वाला डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर दिया, D2 जो है थिकनेस का। तो नई जो आ गई कैपेसिटेंस, और नई और पुरानी के बीच का रेशियो कितना होगा ये फाइंड करना है हमें, ठीक है। यानी CM रेशियो
C0 निकालना है। तो कैसे निकलेगा, जब पूरे ही उसमें डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा रहता तो उसका फॉर्मूला तो हो जाता C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट KA/D। लेकिन अगर कुछ भाग में भरा होता तो उसका फॉर्मूला क्या होता, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट KD माइनस T 1 माइनस 1/K। ये होता फॉर्मूला जब T लेंथ में भरा होता, पूरी में नहीं भरा रहता, T में भरा रहता, T। तो ये फॉर्मूला होता, ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था पिछले लेक्चर में। कैसे ड्राइव किया था, इसको हमने माना था आधा एक कैपेसिटर T लंबाई वाला, और इसको हमने माना था पूरा कैपेसिटर T लंबाई वाला, D माइनस T लंबाई वाला, और दोनों को हमने सीरीज में जोड़ा था तो उसकी कैपेसिटेंस ये निकली थी। ठीक, कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, कॉन्सेप्ट ये था कि ये और ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए थे, तो हमने उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल ली थी T माइनस D चौड़ाई की और D चौड़ाई और T चौड़ाई की। तो उससे ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया था। एक शॉर्ट फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, इसको डायरेक्ट यहाँ फिट करके हम Cm की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो Cm की वैल्यू कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट A D माइनस D/2 1 माइनस 1/4। ठीक, तो एप्सिलॉन नॉट A D माइनस D/2 इंटू 3/4। ठीक, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A 3/8, 8 में से 3 जाएगा 5D/8। ठीक, तो ये आएगा 8/5 एप्सिलॉन नॉट A/D। तो C0 कितनी थी, C0 थी एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक, तो अब Cm और C0 की रेशियो निकालना है हमें, Cm और C0 की रेशियो निकालना, तो इसका रेशियो सीधा सीधा 8:5 आ जाएगा। ठीक,